Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of Operating System lecture number 23. Students, as you know, we have started chapter number 8 from Silver Shard's book, that is the main memory management. So today in today's lecture, the contents that we will cover are multiple partition allocation, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी, कॉम्पैक्शन होगी, उसको रिड्यूस किया कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ वी विल हैव सम हाउ ऑफ सेगमेंटेशन. So before starting today's lecture, what we have done in the last lecture, let's have a review. In the last lecture we have gone through swapping on mobile systems. इसके अलावा हमने कॉन्टेक्ट स्विचेस में उसका देखा था कि हाउ कैन वी रिड्यूस अवर स्वैपिंग टाइम जो है उसको, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है जी. सो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं विद मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास जो मेमोरी है, जो उसमें कुछ लोअर एड्रेसेस जो होते हैं, उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग मेमोरी जो है दैट इज फॉर द यूजर प्रोसेसेस. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइजेस कि अगर यूजर प्रोसेसेस में से कोई प्रोसेस आपका मेन मेमोरी से सीपीयू में चला जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, इफ दैट मेन मेमोरी इज एम्प्टी, और कोई अगर आप उसको स्वैप आउट कर देते हैं किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से, तो वो जो आपके पास चंक अवेलेबल होता है मेमोरी का, जो स्लॉट अवेलेबल होती है, ठीक है, तो वो डिफरेंट तरह के, इस तरह प्रोसेसेस जाएं तो डिफरेंट तरह की स्लॉट्स बन जाती हैं. तो क्या वो मेमोरी कंटिगुअस रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर कंटिगुअस नहीं होती तो जो मल्टीपल पार्टीशंस अवेलेबल होती हैं उसकी किस तरह से एलोकेशन होती है, किस तरह से वो वर्कआउट होता है. हमने आज के लेक्चर में जो है इसी चीज को अच्छी तरह गो थ्रू करना है. सो लेट्स हैव अ स्टार्ट विद मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन. ठीक है जी. So degree of multi-programming is limited by number of partitions. ठीक है जी. अगर आपके पास मल्टीपल पार्टीशंस अवेलेबल हो जाती हैं तो हम जो जिसे हमने स्टार्टिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लिया था, जिसमें आपने कहा था जी स्वैप इन स्वैप आउट, दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स वायलेट. ठीक है. वेरिएबल पार्टीशन साइजेस फॉर एफिशिएंसी, साइज टू अ गिवन प्रोसेस नीड्स. ठीक है जी. अब आपके पास डिफरेंट तरह के साइजेस अवेलेबल हैं, पार्टीशंस अवेलेबल होती हैं. ठीक है. मेन मेमोरी में भी हो सकती है, बैकअप स्टोरेज में भी, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस के जो साइज हैं दीज कैन बी वेरीड. होल इज ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी, होल्स ऑफ वेरियस साइजेस आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेमोरी. ठीक है. हम आपके पास जिस तरह से कोई प्रोसेस स्वैप आउट होता जाता है आपकी मेन मेमोरी से, वहां पे उसका जो प्रोसेस का हमारे पास एड्रेस स्पेस है, यूजर एड्रेस स्पेस, वो ब्लैंक एम्प्टी होती जाती है, और वहां पे एक होल जो है ब्लॉक ऑफ मेमोरी अवेलेबल होता है. इस तरह थ्रू आउट हम देखते हैं नॉट कंटिगुअस, एक किसी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बल्कि डिफरेंट स्कैटर्ड फॉर्म में हमें डिफरेंट होल्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं. So whenever our process arrives, it is allocated memory from the large hole enough to accommodate it. ठीक है. अब जैसे ही कोई प्रोसेस आप स्वैप इन करते हैं, चाहे वो हार्ड से लेके आए या चाहे वो आप सीपीयू से लेकर आए, तो उसको जो आप होल, उसको जो अवेलेबल मेमोरी देते हैं वो उन्हीं अवेलेबल होल्स में से देते हैं. ठीक है. So process exiting frees its partition, adjacent free partitions combined. तो जो प्रोसेस, अगर कोई ऐसे एडजेसेंट प्रोसेसेस P2, P3, P1, P2, P4, P5 एडजेसेंट प्रोसेसेस जैसे ही लीव आउट करते हैं मेमोरी को, तो उनकी जो पार्टीशन अवेलेबल होती है वो एडजेसेंट कंबाइन होती है, तो वो उसी तरह से अवेलेबल हो जाते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एलोकेटेड पार्टीशंस और फ्री पार्टीशंस. कितनी आपकी पार्टीशंस मेमोरी की, कितना साइज जो है, कितनी स्पेस कंज्यूम हो चुकी है और कितनी स्पेस आपके पास फ्री है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज मेंटेन्ड बाय सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो
हियर आई ड्रॉ सम, मैं आपको कुछ बताना चाहूँ कि हम लोग कैसे जो है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि हमारे पास हार्ड अवेलेबल है, हम कहते हैं जी बैकिंग स्टोरेज है हमारे पास। लेट सपोज वी हैव हार्ड डिस्क, कोई भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, कोई भी बैकिंग स्टोरेज है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक तरफ प्रोसेसर सीपीयू अवेलेबल है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूं ड्रॉ करके कि किस तरह से मेमोरी की जो एलोकेशंस बनती हैं, किस तरह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस मेन मेमोरी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इनिशियली हमने कहा कि कुछ स्पेस जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। बाकी स्पेस जो है ये सारी की सारी आपकी जो फ्रीली अवेलेबल है वो यूजर स्पेस है, ठीक है। इस यूजर स्पेस पे मैंने कहा मेरे पास एक प्रोसेस पड़ा हुआ है जिसने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है जी। कुछ और प्रोसेस आ जाते हैं, उसने भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। ये डिफरेंट लाइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फिर कुछ प्रोसेसेस हैं आपके पास, उन्होंने भी मेमोरी जो है ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। तो हमारे पास इतना सेट जो है वो मेमोरी का ऑक्यूपाइड है और ये स्पेस जो है वो फ्री है। लेट सपोज आई से कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये मैं कह देता हूं जी ये स्वैप आउट होके आपके पास हार्ड डिस्क में चला गया है, या हम कह देते हैं ये वाला पार्ट मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए दो ही अवेलेबिलिटीज है ना, या हार्ड में जाएगा स्वैप आउट होगा या सीपीयू में आ जाएगा, ठीक है। एनीथिंग हैपन्स फ्रॉम दिस, क्या वो पार्ट आपका इतना स्पेस जो है आपकी मेमोरी का जो प्रोसेस था उसको हम या बैकिंग स्टोरेज में ले जाते हैं वापस स्वैप आउट करके, या सीपीयू को असाइन किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। ये स्पेस जो अब मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। मैं लेट्स रीड्रॉ इट कि आपके पास अब इतनी स्पेस जो है ऑक्युपाइड थी, ओएस ने की हुई थी, ठीक है। ये स्पेस आपके पास यूजर प्रोसेस ने ऑक्युपाई की हुई थी, इतनी स्पेस जो है वो फ्री आ गई, बाकी ये वाला प्रोसेस था, ठीक है। अब ये स्पेस आपके पास फ्री है और ये स्पेस आपके पास फ्री है, ठीक है जी। ये स्पेस कैसे फ्री हुई है, जैसे ही एक प्रोसेस हमने कहा P2 एक प्रोसेस था दैट लीव्स योर सिस्टम, ठीक है, उसने मेमोरी को यहां से वेकेंट किया, तो P2 की स्पेस जो थी वो हमारे पास फ्री अवेलेबल है। अब मैं कहता हूं एक प्रोसेस है, हम उसको, अब ये जो स्पेस मेरे पास P2 की है मैं इसको कह देता हूं जी ये 64 KB आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं कहता हूं मेरे पास एक प्रोसेस है जिसकी मैं कहता हूं दो प्रोसेसेस हैं जिनको हमने स्वैप इन करना है। लेट सपोज मैं कहता हूं दैट इज P5 एंड P6। अगर P5 जो है जिसका साइज है 32 KB एंड वी हैव P6 जिसका साइज है मेरे पास 128 KB, ठीक है। सो P5 को तो यहां भी मेरे पास स्पेस अवेलेबल थी 64 KB जो कि रिलीज हो गया हुआ था P2 से। P5 को तो मैं मैप कर देता हूं, स्वैप पिन कर देता हूं लाके इधर, ठीक है। क्योंकि मेरे इसको सिर्फ 32 बिट्स रिक्वायर्ड थे, ये 32 KB जो है इसने रिक्वायर्ड कर ली है और रिमेनिंग 32 हमारे पास फिर फ्री स्पेस बच गई, ठीक है, इतनी सी। और उसके अलावा जो 128 KB है उसको मैं यहां से स्वैप इन करके इस पार्ट को ले आता हूं। अब ये भी ऑक्युपाई कर लेता है 128 KB, ठीक है। रिमेनिंग ये फ्री स्पेस है और ये फ्री स्पेस है, ठीक है जी। अब यहां पे हमने देखा ये स्पेस और ये स्पेस जो हमारे पास बची है, ठीक है, या ये स्पेस जो हमारे पास P2 से बची थी, तो ये मल्टीपल एलोकेशंस हैं, ठीक है जी। मल्टीपल आपके पास मेमोरी की फ्रीली अवेलेबल स्लॉट्स हैं। अब यहां पे मैं कहता हूं अगर मेरे पास यही कोई प्रोसेस आ जाता है 64 KB तो मैं यहां पे दोबारा तो उसको प्लेस नहीं कर सकूंगा, तो इतनी स्पेस तो मेरे पास यूजलेस हो गई, ठीक है।
कि इसको मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे कि मुझे बार बार ड्रॉ ना करना पड़े जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, तो ये स्पेस तो आपके पास यूजलेस हो जाती है। तो अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा हो कि जो आपके पास जितनी फ्रीली अवेलेबल स्पेस है उसको आप इस तरह से स्कैटर्ड ना किया जाए, ठीक है, तो वो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पे उसने इस तरह से इसको एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है। कैसे वो कर रहा है जी एग्जाम्पलीफाई इसको? कहता है कि ये आपके पास मेमोरी है, स्टार्टिंग में कुछ रिजर्व किया हुआ है ओएस ने। 3 processes we have, P5, process 8 and process 2. We say कि process 8 जो है आपका, उसको आप CPU असाइन कर देते हैं या उसको आप स्वैप आउट कर देते हैं अपने बैकिंग स्टोरेज में, ठीक है जी, और ये स्पेस उसकी जो है आपके पास फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। एट स्टेट, हम डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये हमारे पास स्टेट बन गई S1, फिर हम आगे स्टेट 2 में जहां पे हमारे पास ये स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। अब सर्टन स्टेट S3, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम कहते हैं P9, जिसको आपने मेमोरी एलोकेट करनी है। ऑब्वियसली जो फ्रीली अवेलेबल स्पेस है आप उसी में से उसको एलोकेट करेंगे। आपने इसको ये मेमोरी एलोकेट कर दी और इसने ये मेमोरी रिजर्व कर ली। अब हमारे पास फ्री स्पेस जो है वो इतनी बची है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट S4 में हमारे पास एक प्रोसेस, हम कहते हैं P10 जो है, उसको मेमोरी चाहिए, चाहे वो सीपीयू से आया हो चाहे वो आपका बैकिंग स्टोरेज से आया हो, हम उसको भी मेमोरी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीली अवेलेबल मेमोरी जो है वो सिर्फ इतनी सी रह गई है, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि हमने किस तरह से, अब ये जो एक होल है, व्हेन प्रोसेस 8 वाज लेफ्ट, ठीक है ना, तो ये दैट वाज द बिग होल जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल था। फिर हमने उसको एलोकेट किया तो इतना साइज उसका रह गया और अब उसके पास इतना हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट था। अगर इसके बजाय प्रोसेस P5 या P2 यहां से चला जाता, ठीक है, इस चीज को नोट करें, और P8 रिलीज ना होता तो हमारे पास कुछ स्पेस जो बनती वो शेप ऐसे बन जाती। आप देखें कि फ्रीली अवेलेबल हमारे पास ये वाली स्पेस आती और ये वाली आती, ठीक है, बाकी सारी की सारी मेमोरी जो है वो रिजर्व शो होती, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये इशू बन जाना था कि हम उसको किस तरह से, जो आने वाला प्रोसेस P9 या 10 है, उसको आप किस अवेलेबल स्लॉट में देंगे, ठीक है, या वो इधर प्लेस होगा या वो इधर प्लेस होगा, ठीक है। अब वो कहां प्लेस होगा, सो लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट हियर। कह रहे जी डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज एन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्स। लाइक दिस, हमारे पास यहाँ पे ये फ्री होल्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। कौन से फ्री होल्स अवेलेबल हैं? ये भी फ्री होल अवेलेबल है, ये भी। अब जो प्रोसेस P9 ने आना है उसको हम किसको एलोकेट करते हैं, इधर इसको करें या इसको करें, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कहता है फर्स्ट फिट, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, ठीक है। मैं आपको यहां पे इसको रीड्रॉ करके दिखाऊं कि हमारे पास सिस्टम पोजीशन क्या है। वी हैव दिस मेमोरी, ठीक है, इतनी हमारे पास जो है रिजर्व्ड है, ये फ्री स्पेस है जो कि मैं कह देता हूं जी 32 KB की है। उसके बाद फिर मेरे पास इतनी मेमोरी अगेन रिजर्व्ड है। उसके बाद फ्री स्पेस मेरे पास बचती है ये, जो कि 64 KB की है, ठीक है। फिर मेमोरी इतनी रिजर्व है और फ्री मेरे पास फ्री स्पेस आती है जो कि 16 KB की है। अब डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनका हमने स्पेस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस मेरे पास आ जाता है, लेट्स सपोज P1, जिसका साइज है 128 KB, ठीक है। एक प्रोसेस आ जाता है P2 जिसका साइज मेरे पास आ जाता है, लेट्स आई से 64 KB, ठीक है जी।
और एक प्रोसेस आ जाता है जिसका साइज P3 16 KB है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास 16 KB वाला आता है प्रोसेस, तो इसके लिए हमारे पास P3 आता है। तो यहाँ पे P3 के लिए मेरे पास ये भी होल अवेलेबल है, ये होल भी अवेलेबल है, ये भी। अगर मैं कहूं कि अवेलेबल मेमोरीज में से फर्स्ट फिट की ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, ठीक है, तो हम इसको यहां पे जाके प्लेस करेंगे। बेस्ट फिट की ऑप्शन सेलेक्ट करें तो मैं इसको यहां पे जाके प्लेस करूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कहूं कि वर्स्ट फिट, तो फिर ये गो थ्रू करेगा सबके, तो जहां पे सबसे ज्यादा अवेलेबल है स्लॉट वो वहां चला जाएगा, ठीक है। अब 16 KB चाहिए था, अब चाहे मैं उसको ये वाली मेमोरी रिजर्व करवाऊं या ये वाली करवाऊं या ये, तो बाकी मेमोरी जो है वो स्लॉट आपके पास जाया जा रही है, ठीक है। 16 के 32 में से 16 KB आपके पास रिजर्व हो गई, तो रिमेनिंग 16 KB बचा। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है 64 या 128 या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको 16 KB से ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए तो ये मेमोरी हमारे पास यूजलेस है, ठीक है। तो कह रहा है जी या तो फर्स्ट फिट है कि लोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, ठीक है, या बेस्ट फिट जो हमने देखा है लोकेट द स्मॉलेस्ट होल, ठीक है। स्मॉल बेस्ट फिट में स्मॉलेस्ट होल को हमने रिजर्व करवाना है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट होल जो कि इतना उसका साइज हो कि एटलीस्ट उस प्रोसेस को जो है वो अकोमोडेट कर सके, प्रोसेस के साइज से कम ना हो, ठीक है। allocate the smallest hole that is big enough must search entire list unless ordered by the size produces the smallest leftover hole, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट allocate the largest hole, allocate the largest hole must also search entire list produces the largest leftover hole। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है जी 16 KB का एक प्रोसेस, और मैं उसको दे देता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट होल ये अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद मैं कह देता हूं उसको कि आपके पास 16 KB का प्रोसेस 60 लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं 64 KB, 64 KB का आता है, तो उसके पास फर्स्ट होल तो 32 KB है जो कि उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 64 जो कि बेस्ट फिट है, जितनी उसको मेमोरी चाहिए थी उतनी ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर मैं उसको वर्स्ट केस में ले जाऊं कि ओवरऑल जितनी भी स्पेसिंग जो सबसे ज्यादा स्पेस है वहां ले जाया जाए, ठीक है। तो कह रहा है जी फर्स्ट एंड बेस्ट फिट are better than worst fits in terms of speed and storage utilization। Obviously आप देखें यहाँ पे कि जितनी स्पेस आपके प्रोसेस को चाहिए अगर वो उसको वही मिल जाए, तो फिर आपके पास बाकी स्पेस जो है वो लेफ्ट ओवर स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होती, ठीक है जी। और अगर आपको वो स्पेस मिल जाए जो कि हमारे पास स्पेस उससे ज्यादा है, तो बाकी स्पेस जो है वो वेस्ट चली जाती है, और इतनी स्पेस हो जितनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है यानी कि उससे कम हो, तो उसमें वो फिट ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है हम कहते हैं जी फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक चंक है, एक पार्ट है, ठीक है। कह रहे हैं कि जहां पे अगर आप देखा जाए तो मेरे पास अवेलेबल मेमोरी जो थी वो 32 KB भी है, 64 KB भी है और 16 KB भी है, ठीक है। अगर मैं देखा जाए तो ओवरऑल तो मेरे पास 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। मैं इस मेमोरी को देखूं जो टोटल मेरे पास जो डिफरेंट चंक्स में अवेलेबल है 32 प्लस 16 प्लस 64 दैट इज 112 KB अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन जो हम ये बाकी की स्पेस जो है वो जाया जा रही, क्यों जाया जा रही है? क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहती है, आपको बताती है टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई आवर रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। जो टोटल स्पेस आपके पास मेमोरी की अवेलेबल है चाहे वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं जी ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। और अगर आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखें तो हम कहते हैं जी एलोकेटेड मेमोरी मे बी स्लाइटली लार्जर देन रिक्वेस्टेड मेमोरी, दिस साइज डिफरेंस इज मेमोरी इंटरनल टू अ पार्टीशन बट नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 16
कि हमारे पास यहाँ पे जो आया था प्रोसेस 16 केबी था, मैं उसको अगर ये 32 केबी वाला दे देता हूं तो ये उसकी एलोकेट तो उसको हो गया और उसका जो थी नीड वो भी सेटिस्फाई हो गई, बट दैट इज स्टिल लार्जर जो उससे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो यानी कि टोटल स्पेस जो आपके पास मेमोरी की अवेलेबल है, चाहे वो डिफरेंट चंक्स में है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और वो स्पेस जो कि आपके पास किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की अवेलेबल है वो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आ जाती है। So first fit analysis reveals that given n blocks allocated, 0.5 n blocks lost to fragmentation. अगर आप देखें कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स यहाँ पे मेमोरी के मैंने इसको एलोकेट करने थे, ठीक है, उन तीनों ब्लॉक्स को जो है अगर आप एलोकेट करें तो हमारे पास काफी सारी स्पेस जो है जो जाया रह जाती है वो इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से है। ठीक है, तो कह रहे हैं 1/3 में बी अनयूजेबल 50% रूल। हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास किस तरह से वो मेमोरी अनयूजेबल बन रही है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपके पास टोटल मेमोरी है, ठीक है जी, इतनी मेमोरी ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी, इतनी फ्री थी आपके पास, ठीक है जी, इतनी अगेन ऑक्युपाइड थी। ठीक है, एक प्रोसेस आया, ये आपके पास 64 केबी है, ठीक है, ये आपके पास 128 केबी है। एक प्रोसेस आता है 32 केबी का, अगर आप उसको इधर एलोकेट करें या आपको इधर एलोकेट करें तो बाकी की मेमोरी जो आपके पास बच जाती है, यहाँ पे 32 केबी बच जाते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस अगर आपका आता है अगेन 64 केबी का, तो ऑब्वियसली ये 32 केबी तो उसके लिए यूजलेस होंगे। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से आपके पास वो उसका वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, अगर हर चंक को आप दें और इसी तरह फुलफिल करना शुरू कर दें तो जो अवेलेबल मेमोरी की पार्टीशंस थी, उन अवेलेबल पार्टीशंस में से जितनी आपके पास फुलफिल करने के बाद जो फ्रीली स्पेसेस बचती हैं, चाहे वो इतनी बचे, इसमें से इतनी बचे, वो तो यूजलेस जा रही हैं, वो किसी भी नए आने वाले प्रोसेस को आप एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस फ्रेगमेंटेशन के इस इशू का हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? कह रहा है जी रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या है? कह रहा है यहां पे हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट तरह की जो आपके पास अवेलेबल थी मेमोरी, ठीक है, इतना जो आपके पास मेमोरी थी 64 की और ये 128 की। ठीक है, इस 64 और 128 को जो कि चंक्स में थी, क्यों ना हम ऐसा मेमोरी का सेगमेंट करें कि आपके पास जितनी आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी मेमोरी जितनी आपके पास ऑक्युपाइड है, आप इसको शफल किया जाए कि उसको सारी की सारी आप कंटिगुअस फॉर्म में ले आए, जो आपकी मेमोरी रिजर्व हो गई थी, और फ्री स्पेस जो कि 64 और 128 थी उसको आप उसके सेपरेट चंक बना दें। इससे ये फायदा होगा कि नेक्स्ट जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो कंटिन्यूअस मेमोरी उसको जो है उसको मिलती जाएगी और फ्री स्पेस जो है वो आने वाले प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे इशू आता है कि भाई आपके आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जो है आपके पास फिर पार्टीशंस अवेलेबल होंगी, क्योंकि हो सकता है अभी इस प्रोसेस को आपने सीपीयू असाइन किया हो, बाद में इस प्रोसेस को किया हो, तो उसके लिए आपको हर, अगर हम आफ्टर सम टाइम कॉम्पैक्शन जो है मेमोरी के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उनको शफल करते रहें, उनको कंबाइन करते रहें, तो आपके पास कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्री स्पेस और एलोकेटेड मेमोरी जो है वो रिजल्ट होगी। ठीक है, सो कह रहे हैं जी कॉम्पैक्शन पॉसिबल ओनली इफ रीलोकेशन इज डायनेमिक एंड इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। अब कॉम्पैक्शन तभी हो सकती है आपके पास जब आप ये कहें कि जो आपने अपनी मेमोरी जो थी उसमें जब आप ऑफसेट एक ऐड कर रहे थे फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए, क्योंकि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया वो लॉजिकल है, अगर वो एड्रेस आपका नेक्स्ट टाइम आपको वही चीज मिलती है, लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये मेरे पास मेन मेमोरी थी, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस था और वो एक एड्रेस पे था जिसे कह देते हैं जी 0246। ठीक है, ये यहां से प्रोसेस आपको सीपीयू को असाइन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो प्रोसेस सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के बाद मेन मेमोरी में दोबारा आना है, तो क्या उसको, अगर तो यहाँ पे उसको लॉजिकल एड्रेस में
जो उसने यहाँ पे दिया, ठीक है, उस पे फिजिकल एड्रेस ऐड हुआ है, तो आप उसको फिजिकल एड्रेस मिल रहा है, तो आप उसको जो है रिलोकेशन फैक्टर उसमें ऐड हुआ है, तो आप उसको जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की जा सकती है, वरना नहीं। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्शन कर देते हैं और लॉजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस पे ही मैप कर देते हैं, तो कॉम्प्लेक्शन के बाद वो एड्रेसेस तो नहीं रहते। कॉम्पैक्शन होने के बाद जो मेमोरी का आपको पता है, एक मेमोरी आपकी यहाँ पे रिजर्व है, एक मेमोरी यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। कॉम्पैक्शन होने के बाद ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये इतना आपके पास फ्रीली अवेलेबल हो गया, तो एड्रेसेस जाहिर सी बात है डायनामिकली डिफरेंट हो गए। तो अगर आपके पास रिलोकेशन होगी तो कॉम्पैक्शन आपके पास पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सो लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखने जा रहे हैं, इसको हम एक दफा इसका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कह रहे जी, हमने देखा उसमें आज के इसमें कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन क्या है, ठीक है, और हमारे पास किस तरह से हम उसको करते हैं आप जो है एलोकेशन पार्टीशंस की। लेकिन यहाँ पे अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यूजर कभी भी इस तरह से फ्रेगमेंट्स नहीं देख रहा होता इंटरनल एक्सटर्नल, ना कि उसको ये इसका पता है कि किस तरह मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं। यूजर के लिए अगर प्रोग्राम देखें तो आपका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स में होता है, ठीक है। वो सेगमेंट्स में आपके पास मेन मेमोरी है, मेन प्रोग्राम है, प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं। यूजर के लिए आपका प्रोग्राम इज अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉर्ट ऑफ स्टैक, सॉर्ट ऑफ अरे, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स में उसने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एक प्रोग्राम, एक प्रोसेस है जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये उसके लॉजिकल सेगमेंट्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी इज सेगमेंटेशन। यूजर का व्यू जो है वो सेगमेंटेशन है। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स जिसमें आपके पास मेन प्रोग्राम है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल, टेबल एंड अरेज है, ठीक है। आप ये देखें यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोग्राम क्या है, यही होते हैं ना, इनको हमने लॉजिकल एड्रेसेस में जो है मैप किया, लॉजिकल एड्रेसेस में हमने शो किया है, ठीक है। सो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के आपके पास जो है लॉजिकल डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट 1, 2, 3, 4, एक सेगमेंट में आपके पास लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, एक सेगमेंट में आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है जी, एक सेगमेंट में आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन सेगमेंट्स को अगर आप जो यूजर स्पेस में जो है फिजिकल मेमोरी में मैप करते हैं, तो उसी लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग कर रहे हैं आप उसके फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। ये सेगमेंट अब हमने किसी फ्रेगमेंट की बेस पे या किसी पार्टीशन की बेसिस पे मेमोरी को आपने ऑक्युपाई नहीं किया, यहां पे हम उसको सेगमेंट्स की बेस पे ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है जी। हम नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई आया है फ्रेगमेंट, ठीक है, हम कहते हैं जी आपके पास क्या आया है, एक सेगमेंट आया है, डिफरेंट सेगमेंट की बेसिस पे आप उनको करते हैं। तो कह रहा है जी लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ टू टपल, टू थिंग्स अवेलेबल, सेगमेंट नंबर है और ऑफसेट है, ठीक है। सेगमेंट टेबल मैप्स टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस, जिसमें ईच टेबल एंट्री हैज बेस एड्रेस, उसका सेगमेंट का बेस है और उसकी लिमिट है, ठीक है। बेस कंटेन्स स्टैटिक फिजिकल एड्रेस वेयर सेगमेंट रिसाइड्स इन मेमोरी, और उसका लिमिट उसकी बताती है लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेगमेंट 1 है, इसकी एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा और उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। हम ये देखते हैं कि क्या जब आप मैप करें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में, तो क्या वो उसी सेगमेंट में मैप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक प्रोग्राम के अगर 10 सेगमेंट्स हैं तो क्या वो उन्हीं सेगमेंट्स के अंदर रह रहा है, 10 से बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, ठीक है। सो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, यहाँ पे हम दो तरह के रजिस्टर्स यूज करते हैं। एक सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है जो कि पॉइंट करता है सेगमेंट टेबल की लोकेशन इन मेमोरी, और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर जो है STLR इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन दी मेमोरी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक सेगमेंट नंबर जो कि आपके सीपीयू ने जनरेट किया, वो आपके वो मेमोरी में मैप हो रहा है, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं।
वो एक प्रोग्राम के लिए एक सेगमेंट नंबर तभी वैलिड होगा जब वो उस प्रोग्राम के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें किसी एक में है, ठीक है ना। तो हम यही कह सकते हैं हमारे पास कि आपके पास जो सेगमेंट है, हम कहते हैं जी एक सेगमेंट नंबर है एस, दैट इज वैलिड ओनली इफ दैट इज लेस देन दी STLR, यानी कि उसकी जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स मैं कहता हूं मेरे पास एक सेगमेंट है 3, मैं कहता हूं नंबर ऑफ सेगमेंट्स टोटल हैं 10, तो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 10, तो इसका मतलब है ये वैलिड है। मैं कहता हूँ एक सेगमेंट नंबर 11 है, तो आपके पास टोटल सेगमेंट्स ही अगर 10 है, उसकी STLR की लेंथ ही 10 है, तो वो वैलिड तो नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें डायग्राम को, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, एक सेगमेंट नंबर दिया, उसको आपने देखा कि क्या वो सेगमेंट टेबल की, अगर तो वो उसकी लिमिट की उसमें आ जाता है, विद इन दैट लिमिट है, तो आप उसमें एक रिलोकेशन फैक्टर ऐड करके उसको फिजिकल मेमोरी में मैप करते हैं, अदरवाइज जो आप एरर जनरेट करते हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट से जो है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा है स्टूडेंट्स कि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन क्या है, ठीक है जी, सेगमेंट हमारे पास फ्रेगमेंटेशन क्या है, उस फ्रेगमेंटेशन को किस तरह से आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम कर सकते हैं बाय कॉम्पैक्शन, सेगमेंट्स, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू मेमोरी का क्या है, सेगमेंटेशन होती है, डिफरेंट सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है जी। सो टेक केयर ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम विद दिस, हम इसी से जो है उसको रिज्यूम करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। So next time जो है we will start with this. Okay जी, thank you so much for your time. Allah Hafiz.